चलो जी, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 1.5 घंटे में चारों हो जाएंगे। फटाफट से आइए प्लीज। चैप्टर 5 बात करता है, एक और मैसेज है छोटा सा, मतलब फनी है, नथिंग मोटिवेशनल। आज मतलब हमारे साथ आज परछाई से मैंने पूछ ही लिया। परछाई समझते हो? आज परछाई से मैंने पूछ ही लिया, क्यों चलती हो तुम मेरे साथ? क्या पूछा? आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, और कौन है तेरे साथ? क्या बात, क्या क्या भेजते हो आप लोग। चलो जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, चैप्टर नंबर 5। आप एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स मिनिमम कवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक मिनिमम आएगा, 2 भी आ सकते हैं, एक तो मिनिमम आएगा। उसके अलावा एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मिनिमम जो कवरेज है इस चैप्टर की 7 to 8 मार्क्स की है। चैप्टर बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है पूरा। तो ये बोलता है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। इस पे एक हमारा स्टैंडर्ड लगता है एसए नंबर 240। अब एक बात बताइए, क्या ऑडिटर फ्रॉड को रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि हम ऑडिट करते हैं पास्ट का, हम ऑडिट करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो फ्रॉड को रोकने के लिए जो कंट्रोल्स बनाने चाहिए थे, जो पॉलिसीज बनानी चाहिए, वो मैनेजमेंट को बनानी थी। तो आप मुझसे मुझसे अगर मैं बोल रहा हूं तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत कीजिए कि मैं फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकता हूं। मैं ऐसा कुछ भी काम, फ्रॉड को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऐसे 200 के हिसाब से क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना। मैं डेफिनेटली एविडेंसेस लूंगा, ये मेक श्योर जरूर करूंगा कि कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट हो सकता है मैं फ्रॉड को डिटेक्ट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, और मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आपने ये बड़ी बेसिक बातें की है मैंने अभी तक। आपने देखा कि मतलब यहां पे ऑडिटर का कोई ज्यादा खास रोल नहीं है। फ्रॉड करता भी मैनेजमेंट है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? या एम्प्लॉय फ्रॉड करता है? यहां पे मेन मुद्दा आता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय फ्रॉड क्यों करते हैं? समझ आ रही है बात? यहां पे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय फ्रॉड क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जी? देखो, 3 बातें बताई गई है यहां पे। कह रहा है कि 3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रॉड किया जा सकता है। नंबर 1, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, जैसे कि मार्केट में कंपटीशन आ गया, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है, गवर्नमेंट के इतने मैं एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगा बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस आ गए हैं। अब उन सबको मीट आउट करने के लिए मैंने लोन लिया हुआ है, रेशियोज मीट करने हैं। उन सब कंडीशंस को मीट करने के लिए, मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए मैं फाइनेंशियल्स में क्या कर रहा हूं? मिस मैनिपुलेशन कर रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं। पहला रीजन प्रेशर। दूसरा क्या आता है? अपॉर्चुनिटी। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने माइंड में रखो, आज वो एक ऐसे लेवल पे है जहां पे वो मार्केट को चलाता है। तो मैं आज इस ऐसी पोजीशन में हूं जहां पे प्राइस में डिसाइड कर सकता हूं, इंडस्ट्री के रूल्स में डिसाइड कर सकता हूं, हाँ या ना? तो आप हो सकता है उस चीज का फायदा उठाना चाहो। तीसरा क्या आता है आपका? एटीट्यूड, कि भैया हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है, जैसे कि सत्यम हो गया या अडानी हो गया, कि हमको हमारे, अडानी के ऊपर मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि उनकी सारी एसेट्स तो फिजिकल फॉर्म में है, कि भैया हमें हमारे प्राइजेस इन्फ्लेट करके रखने हैं, चाहे बुक वैल्यू कुछ भी हो, मार्केट प्राइस मेरे को 100 गुना चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी बुक्स को क्या कर देते हो? कुक कर देते हो, मैनिपुलेट कर देते हो। ये हो गए 3 मेन कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाई डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन बेस्ड है प्रॉफिट पे, आप चाहोगे भैया प्रॉफिट बढ़ा दो ताकि रेम्यूनरेशन ज्यादा आ जाए। आप अपनी मार्केट में कंपनी की इमेज अच्छी बनाना चाहते हो, डिविडेंड देना चाहते हो, प्रॉफिट्स है नहीं, आप प्रॉफिट बनाते हो ताकि डिविडेंड दे सको। प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, आप डिविडेंड नहीं देना चाहते, आप प्रॉफिट मैनिपुलेट करके कम कर रहे हो। तो देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से बुक्स को कुक किया जाता है, जिसकी वजह से बुक्स को कुक किया जाता है।
मैनेजमेंट करती है काम। तो ये जो मैं पहले वाले फ्रॉड की बात कर रहा हूं, ये क्या है बेटा, फाइनेंशियल्स के अंदर फ्रॉड, फाइनेंशियल्स को मैन्युपुलेट करना, मिस मैन्युपुलेट करना। ये फ्रॉड कौन करेगा जनरली, एक एम्प्लॉय या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट करेगी। सर एम्प्लॉय को क्या फर्क पड़ता है, शेयर कैपिटल आपकी कितनी है, फिक्स एसेट्स कितनी है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क। दूसरा फ्रॉड होता है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, कि भैया कंपनी की एसेट्स को चुराना। एसेट्स के अंदर गुड्स भी आ गए, इन्वेंट्री आ गई आपकी, कैश एंड बैंक आ गया, उन चीजों को चुराना, पर्सनल यूज करना। जैसे आपने कोई कंपनी की फिक्स एसेट्स चुरा ली, कंपनी की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने चुरा ली, कंपनी के यहां इन्वेंट्री रखी हुई है वो आप चुरा रहे हो, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, आप कैशियर हो, आपके पास पैसा आ रहा है कैश में, आप उसे चुरा रहे हो, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट भी किया जाता है। फाइनेंशियल के अंदर फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट एम्प्लॉय करेगा, मैनेजमेंट करेगी, ज्यादातर एम्प्लॉय करेगा, मैनेजमेंट भी कर सकती है। तो आपके एग्जाम का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना, पहले अब अपना मैराथन है तो अपने को इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम का जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, वो यही पूछता है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैसे किया जाता है, इन्वेंट्री को कैसे मिस एप्रोप्रिएट करते हो, उसके अंदर क्या है, या कैश पेमेंट में कैसे फ्रॉड करते हो, या रिसीट में कैसे फ्रॉड करते हो। ये 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिरी में देख लो। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं ऑडिटर कैसे कैसे देख सकता है, पकड़ सकता है। लो जी, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रॉड क्यों किया जाता है, ये बैक टू बैक 2 अटेम्प्ट में आया है, जैन 21 और मई 22। उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट के अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, क्या क्या, आपका रिसीट्स भी एम्बेजल आ जाता है इसके अंदर, फिजिकल एसेट्स को चुराना भी आ जाता है, एंटिटी को पे करना किसी ऐसी गुड्स और सर्विसेज के लिए जो आपने नहीं ली, या आपने अमाउंट बढ़वाकर पे करवा दिया, या एंटिटी के एसेट्स को आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। इसके बाद आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब इन्वेंट्री, बहुत ही छोटी छोटी आइटम। आप एक बात बताओ, कंपनियां मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को अगर रोकना चाहे, कम करना चाहे, तो क्या कंट्रोल लगाएगी? रिकॉर्ड कीपिंग हो गया जी, ठीक है, और हाँ क्या, पीरियोडिक चेक, ठीक है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, भाई कोई भी ऐसी जगह पे किसी का एक्सेस ना हो जहां पे हमारे स्पेयर पार्ट्स रखे हैं, जहां पे कोई छोटी आइटम रखी है बट हाई वैल्यू है, वहां पे हर किसी का एक्सेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इनका मिसयूज होना बड़ा ही नॉर्मल है। तो आप एक एक आइटम को नहीं ट्रैक कर सकते, इसीलिए जनरल कंट्रोल्स कंपनी को लगाने पड़ेंगे एक्सेस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑडिटर इन सब चीजों को कैसे वेरीफाई कर सकता है? सर वो रेशियो एनालिसिस निकाल सकता है, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर सकता है। बेटा इन्वेंट्री का फिजिकल सिर्फ ईयर एंड पे होता है, मैं जनरली बोल रहा हूं, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर सकता है। आप ये देख सकते हो कि भाई अगर कोई प्रोडक्शन है या सर्विस इंडस्ट्री है तो इतना प्रोडक्शन पे मेरा इतना कंज्यूम होता है, मान लो कोई इन्वेंट्री, आप उसके हिसाब से रेशियोज कर सकते हो। वहां पे अगर आपको कोई अप एंड डाउन ज्यादा मूवमेंट मिलता है तो आप क्या करेंगे, डिटेल चेकिंग करेंगे। पढ़ लीजिए एक बार। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, एसेट 2 बार आ चुका है, गुड्स कभी भी आ सकता है। फ्रॉड इन द फॉर्म ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि छोटा आइटम है ना। For this, management has to rely on various measures. Apart from the various requirement of record keeping, जो आप लोग बता रहे थे कि proper record keeping होना चाहिए, उसके अलावा about the physical quantity and their periodic check, there must be, periodic check के अलावा क्या होना चाहिए, there must be rules and procedure for allowing person inside the area where goods are kept. भाई अंदर कौन जाएगा, किसको एक्सेस है, इसके भी आपके रूल्स। इवन सीसीटीवी कैमरास भी आप लगा सकते हो, एक सीसीटीवी का पॉइंट भी आप कवर कर सकते हो। इन एडिशन देयर शुड बी एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट टू सी दैट नो गुड्स आर टेकन आउट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। गुड्स कैन बी एनीथिंग इन द प्रेमाइसेस, इट मे बी मशीनरीज। तो इसने जनरल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ लिखा। इट मे इवन बी द डेली नेसेसिटी लाइक ऑफिस स्टेशनरी, क्या वो भी आएगी क्या आपकी इन्वेंट्री के अंदर? बिल्कुल आएगा सर। द गुड्स में बी रिमूव बाय सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय और इवन बाय पर्सन क्वाइट हायर अप इन दी मैनेजमेंट। भाई स्टेशनरी तो सबको ही चाहिए ना, तो कोई भी उठा के लेके जा सकता है।
Auditor can detect this by undertaking a thorough and strenuous checking of record followed by physical verification process, also by resorting to intelligent ratios analysis. Auditor may be able to form an idea whether such fraud exists or not. तो आपने बड़ा ही बेसिक लिखना है, अगर ये आ जाए तो पेपर में इन सबको आप रिमूव कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिफाल्केशन ऑफ कैश. दो तरीके से होता है, या तो आप क्या कर दो भैया, पेमेंट ज्यादा कर दो, या फिर जो पैसा आ रहा है उसे गायब कर दो. उसमें आप माहिर हो भाई, पैसे चुराने में तो आप लोग माहिर हो, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सर, फ्रॉड कितना भी करवा लो. अब आप मुझे बताओ, आपके पेपर में आ गया हाउ यू विल इन्फ्लेट कैश पेमेंट या डिफाल्केशन ऑफ कैश, आप कैसे करोगे पेमेंट से. तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बताना बेटा. सर हम जाली बिल बनवा लेंगे, फिक्टिटियस वाउचर बना के दे देंगे. दूसरा, हम बिल को इंक्रीज कर देंगे, हम ऐसे गुड्स के लिए पे कर देंगे जो हमने रिसीव ही नहीं किया, हम ऐसी सर्विसेज के लिए पे करवा देंगे जो हमने ली ही नहीं है. और कुछ, सर हम पेरोल का खर्चा बढ़ाकर ले लेंगे, हम पेटी एक्सपेंडिचर बढ़ा के पैसा ले जाएंगे. तो आप बहुत सारे एग्जांपल यहां पे डाल सकते हो. उसके बाद आता है सप्रेस कर दो कैश रिसीट. ये तो पैसा जाने से फ्रॉड करना था, अब क्या कह रहे हैं, आने वाले पैसे को गायब कर दो. भाई पैसा गायब भी तो करना है, कैसे भी कर लो. पहला क्या बोलता है सप्रेस के अंदर, टिमिंग एंड लेडिंग. इस सबको पता है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिंपल. टिमिंग एंड लेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो अकाउंटेंट होता है, जो कैशियर होता है, उसके पास एक पर्सन आके अपना हिसाब क्लियर करता है. थोड़ा दिल पे पत्थर रख लो कि कैश डीलिंग चल रही है, ठीक है. एक पर्सन आता है, पर्सन ए, वो आके इसको 2 लाख रुपए देता है. टेक्निकली इसको अकाउंट में जमा करने चाहिए, ये कहता है नहीं घर लेके जाऊंगा, ये घर ले जाता है. अब इसे डर है कि लाला पकड़ लेगा, मारेगा, तो लंबे समय तक पेंडिंग. दूसरा कस्टमर आता है बी, वो पैसे देकर जाता है, वो एक ही अकाउंट में डाल देता है ताकि एक अकाउंट सेटल हो जाए. अब बी पेंडिंग खड़ा है. फिर सी आता है, पैसे देके जाता है, वो बी में डाल देता है, और ये प्रोसेस वो कंटिन्यू करता है. इसे क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को टीमिंग एंड लेडिंग. पढ़ोगे एक बार, रहने दें रहने दें. तो एक तरीका तो हो गया टीमिंग एंड लेडिंग. दूसरा क्या कहता है भाई, एक हमें आते हुए कैश से फ्रॉड करना है, एक तो ये हो गया. दूसरा, भाई आपने किसी को पावर दे रखी है कि आप 5% डिस्काउंट दे सकते हो किसी को. आप एमआरपी पे माल बेच रहे हो, बुक कर रहे हो 5% डिस्काउंट पे. आपने किसी मटेरियल को, सही मटेरियल को स्क्रैप बोल दिया, बेच दिया, बाद में क्या लिए, पैसे ले लिए. तो इस तरह से आप सप्रेस करते हो. कैश सेल आपने फुली रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये एग्जांपल है. एडजस्टिंग अनऑथराइज्ड और फिक्टिटियस रिबेट, राइटिंग ऑफ एज ए डेट, आपने किसी डेटर को क्या कर दिया, आपके पास पावर थी और सामने आपने सेटिंग की सामने वाले से, भाई कितने पैसे देने तेरे को, 10 लाख, मत दे कंपनी को. वो कहेगा क्यों, मैं तो देना चाह रहा हूं. अरे मत दे यार, मैं बेड डेट करूंगा तुझे, तेरा अकाउंट में क्लियर करवा दूंगा, तू बाद में मेरे को 4 लाख रुपए क्या दे दियो, कैश दे दियो. तो आपने क्या किया, बेड डेट कर दिया, बाद में पैसे ले लिए. कैश सेल को फुली रिकॉर्ड नहीं किया. मिसलेनियस रिसीट, सेल ऑफ स्क्रैप की रिसीट्स आ गई, एम्प्लॉय को क्वार्टर्स दिया, उनका कोई पैसा आया, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया. एसेट्स को आपने राइट ऑफ कर दिया, बेच दिया, उसका पैसा आपने रिकॉर्ड नहीं किया. कैश बुक की जो छोटी हमारी पेटी कैश बुक्स होती है, उनका टोटल आपने गलत मार दिया. तो बेसिकली आप कंपनी के पैसे को चुरा रहे हो. तो ये भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, कैश को कैसे सप्रेस करते हो. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट समझ आया. अब आपने देखने हैं कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है आपका फ्रॉड रिपोर्टिंग. पता है सबको फ्रॉड रिपोर्टिंग के अंदर क्या है कि एक स्टैट ऑडिटर को अगर रीजन टू बिलीव है, अगर उसके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि उसे ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, और अगर उसका अमाउंट किससे ज्यादा है बेटा, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा. सेक्शन 143 सब सेक्शन 12. किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर फ्रॉड 1 करोड़ से नीचे है तो किसे रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी. अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, अदरवाइज, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी क्या करेंगे, अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इसे मेंशन करेंगे. बड़ा सिंपल था यहां तक. तो अगर कोई फ्रॉड मिलता है आपको या रीजन टू बिलीव है, अगर ऑलरेडी रिपोर्टेड है, नोटिस्ड है, तो वो फ्रॉड कहां जाएगा,
कारो 2020 में, कारो 2020 में लिखा हुआ है अगर ऑडिटर हैव एनी फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड बाय द कंपनी, तो वो कहां रिपोर्ट करना पड़ता है बेटा? कारो 2020 में। पहले कारो 2016 हुआ करता था, वो तो बस इतनी बात करता था फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड, लेकिन अभी 2020 एक नई बात करता है। वो कहता है कि अगर आपने किसी फ्रॉड को सेक्शन 143(12) में रिपोर्ट किया है तो उसकी डिटेल भी कारो 2020 के अंदर आएगी। तो टेक्निकली मैं ये बोल सकता हूं आज के दिन ना कारो 2020 में दोनों ही तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, नोटिस्ड और रिपोर्टेड भी और रीजंस टू बिलीव भी। ठीक है, चलो जी एक बार इसको देख लो, ये सब बच्चों को होता है, बस एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। अगर फ्रॉड मेरा 1 करोड़ से छोटा है, 1 करोड़ से कम है, तो सबसे पहले आप किसे रिपोर्ट करोगे? बोर्ड या ऑडिट कमेटी को। कितने दिन में जी? 2 दिन में रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर। क्या क्या बताओगे? नेचर ऑफ फ्रॉड विद द डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट और पार्टी इन्वॉल्व। बोर्ड क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा क्या क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट, पार्टी इन्वॉल्व इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे, बहुत लेस चांसेस है, केस स्टडी बनाएगा 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड की। अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो क्या करोगे आप जी? बोर्ड को बताएंगे विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ फ्रॉड। आप रिप्लाई लोगे कितने दिन में? 45 डेज में। अगर रिप्लाई आ गया आपके पास विद इन टाइम, तो आपने अपनी रिपोर्ट को भेज देना है किसके पास? सीजी के पास। कितने दिन में? 15 दिन। उसमें आपने अपने कमेंट्स भी डालने हैं, उनका रिप्लाई भी डालना है और रिपोर्ट को भेज देना है। रिप्लाई नहीं आया तो 45 डेज के बाद आप फटाफट से भेज देना लिख कर कि भैया उन्होंने कोई भी रिप्लाई, आप अपने कमेंट्स डाल के आगे रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना। ये सिंपल था, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट। ये लिमिट बेस्ड चार्ट में अपडेट करके रखना आप लोग, ठीक है? इस कंसेप्ट को भी आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कॉन्फिडेंशियलिटी। वो कंसेप्ट बोलता है कि आप कोई भी क्लाइंट का डेटा किसी के साथ शेयर, तो उसको सेव करने के लिए, ऑडिटर को समझाने के लिए एक सेक्शन आता है 143 सबसेक्शन। वो कहता है कि अगर आप कोई भी डेटा गुड फेथ में गवर्नमेंट को या रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करते हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच और आपको कोई भी पेनल्टी, any auditor shall not be deemed to be guilty for breach of any of his duty by reason of the reporting any matter to the central government if such reporting is done in good faith। आपके छोटे भाई बहन होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, 143(12) एज इट इज उनके ऊपर भी लगता है। सर अगर हमारे भाई ने या बहन ने हमसे पहले रिपोर्ट कर दिया ये, तो क्या मुझे करना है? आपको नहीं करना। देखो कंसेप्ट का नाम ही क्या है? व्हेन यू हैव सम रीजंस टू बिलीव कि कोई फ्रॉड हुआ है। अगर आपसे पहले किसी को रीजन टू बिलीव हो चुका है और रिपोर्ट कर चुका है, तो आपने फिर दोबारा रिपोर्ट करने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं बनता। देन आपको कूल रहो, आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख लो कि भैया उसने रिपोर्ट कर रखा है। कारो एक अलग चीज है यार, कारो मैं करता हूं सिर्फ, कारो मेरी रिपोर्ट है, उसमें तो जाएगा ही जाएगा। कारो एक अलग चीज है, कारो को इससे मैच मत करो, कारो के सेक्शन में जाएगा ही जाएगा क्लोज में। पनिशमेंट क्या रहेगी अगर आप नहीं करोगे तो? इफ एनी ऑडिटर, कोस्ट ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी नॉट कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी क्या रहेगी भैया? पेनल्टी ऑफ 5 लाख। और इन केस ऑफ अदर कंपनी पेनल्टी क्या रहेगी? इसको याद कर लेना, अगर किसी बच्चे की पुरानी किताब है तो पेनल्टीज को अपडेट कर लो अगर पेनल्टीज अलग आ रही है तो, ठीक है? 2 पॉइंट और देख लो यहां पे, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे, पॉइंट डी और ई, ये एमसीक्यू और केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क भी कर लेना। जो आप रिपोर्ट भेजोगे वो किसको जाएगी? द रिपोर्ट शैल बी सेंट टू दी सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इन ए सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय एन ईमेल इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम। उसके बाद द रिपोर्ट जो जाएगी वो किस पे जाएगी? लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के लेटर हेड पे जाएगी, जिस लेटर हेड पे क्या क्या होना चाहिए? पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर फैक्स नंबर है तो वो भी, उसके साइन एंड स्टैम्प, एंड शैल इंडिकेट हिज मेंबरशिप नंबर एंड रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ ADT4। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट के लिए। और बोर्ड क्या करेगा? उसको डिस्क्लोज कर देगा, ये आपने चार्ट में देख ही लिया था। अगर किसी और ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। कारो हम कारो 2020 में देख लेंगे। अब इसके मेरे को 2 क्वेश्चन और करवाने हैं आपको।
जो एग्जाम के लिए अच्छे हैं। ये नवंबर 22 में आ गया है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यार अगर ऑडिटर को लगता है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मतलब फ्रॉड इतना है कि मैं कंटिन्यू, तो वो क्या करे? क्या छोड़कर चला जाए अपना बस्ता उठाकर? उसे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्या मुझे उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए जिन लोगों ने मेरी अपॉइंटमेंट की थी? प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के बाद अगर उसे लगता है यस आई कैन विड्रॉ, आई कैन लिव दिस क्लाइंट, अगर वो ऐसा डिसाइड करता है, कंसिडर करता है कि ये अप्रोप्रिएट है, तो वो छोड़कर जाएगा। लेकिन जाने के बाद वापस से उसे डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, और बताना पड़ेगा व्हाई आई एम लिविंग और विद द रीजंस। और उसके साथ उसे देखना पड़ेगा क्या मेरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी है क्या कि मैं रेगुलेटर्स को और जिन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया था फाइनली उनको भी बताऊं दैट आई एम रिजाइनिंग एज एन ऑडिटर। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा, लेकिन पेपर में आ गया है। यहां से देखिएगा अब इस चैप्टर को। चैप्टर बहुत प्लेन है बट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड के अंदर दो तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। नंबर 1 फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल, नंबर 2 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ। तीन तरीके से बोल रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आप फ्रॉड कर सकते हो। नंबर 1 मैन्युपुलेट कर दो अकाउंट्स को, आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर दो, इंटेंशनल ओमिशन कर दो, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही मिस अप्लाई कर दो। और एसेट के अंदर बोल रहा है या तो आप गुड्स की चोरी कर लो या कैश को उड़ा दो आप। ठीक है, यहां से देखिए फ्रॉड बेटा इंटेंशनल होता है अनइंटेंशनल? इंटेंशनल गलती, गलती से हो जाए तो एरर, गलती जानबूझ के करो तो जिसको आप गलती बोलते हो। यही तो बोलते हो आप गलती जानबूझकर करते हो, लेकिन आप बाद में क्या बोलते हो? गलती से हो गया। वो बेटा फ्रॉड है। आप एक्सप्लेन यही करते हो सामने वाले को कि मुझसे गलती हो गई, बट आपने वो जानबूझ के, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। गलती एक्चुअली में गलती से हो गई तो एरर। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। फ्रॉड पढ़िएगा। Misstatement in the financial statement can arise from either fraud or error. The distinguishing factor between fraud and error is whether the underlying action that the result in the misstatement of the financial statement is intentional or unintentional. बस यही देखना है। The auditor is concerned with fraud that cause a material misstatement in the financial. हो सकता है मैं छोटे मोटे फ्रॉड के लिए तो मैं भी ना ध्यान दूं। एग्जाम्पल कोई देगा? भाई मान लो भाई को अपनी बंदी को कॉफी पिलानी है, भाई वहां पे फाइनेंस मैनेजर है, गया 3,000 का बिल बनाया, कंपनी में आया, क्लाइंट मीटिंग थी यार, क्लाइंट मीटिंग का बिल कहां बुक कर दिया? कंपनी के अंदर। फ्रॉड है या नहीं है? एब्सोल्युटली यस। हो सकता है दिस इज वेरी रेलेवेंट फॉर द इंटरनल ऑडिटर बट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर स्टैट ऑडिटर। अब आप बोलोगे नहीं सर मेरा तो इसमें एक और पॉइंट है, इसमें हम क्वांटम देखेंगे। जब फाइनेंस हेड लेके जा रहा है तो हो सकता है क्लर्क भी लेके जा रहा हो सकता है सीएफओ भी लेके जा रहा हो, तो कंबाइन हो सकता है बड़ा नंबर हो। डेफिनेटली आप अकाउंट का टोटल देख लो कितना आ रहा है। अकाउंट का टोटल 50 लाख आ रहा है, आपकी मेटेरियलिटी 50 करोड़ है, छोड़ो ना। फ्रॉड है, मेरे लिए रेलेवेंट है। समझ आया? लो जी, तीन रीजन से किया जाता है, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। उसके बाद फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व क्या जी? इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट including omission of amount or disclosure in the financial statement to deceive financial statement users. मैन्युपुलेशन क्यों किया जाता है अकाउंट्स के अंदर? रीजंस बता रहे हैं कुछ। डिटेक्शन ऑफ मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट विद ए व्यू टू प्रेजेंट ए फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर इज ए टास्क रिक्वायर ग्रेट टेक्ट एंड इंटेलिजेंस बिकॉज जनरली मैनेजमेंट पर्सन इन हायर मैनेजमेंट कडार आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ फ्रॉड। भाई फाइनेंशियल के अंदर तो हायर लेवल मैनेजमेंट ही करेगा ना। एंड इट इज परपेटेड इन मेथोडोलॉजिकल वे। एक बात बताइएगा, क्या ऑडिटर के लिए इजी है मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना? नो ये डिपेंड भी करता है सामने वाले का स्किल सेट कैसा है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, मैं अभी किसी से एक फ्रॉड करवा रहा था, हाँ रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने उसको कहा भाई तो ऐसे 3 करोड़ का फ्रॉड कर ले। ईयर एंड चल रहा है ना बेटा, मैंने आपको यही पढ़ाया है, जब भी ऑडिट करने जाओ पूरे साल 12 महीने 11 महीने सॉरी 10 महीने 11 महीने 1 साल, आखिरी के 1-2 महीने की चेकिंग अलग तरीके से होती है।
मैंने उसको कहा तू फ्रॉड कर ले, वो कह रहा है कपिल सर आप मरवाओगे, आप ही का स्टूडेंट हूँ, मतलब वो बिजनेस भी कर रहा है कुछ। कह रहा है आप 3 करोड़ की बुकिंग करवा रहे हो मेरी मार्च में। मैंने कहा भाई कर ले, और कोई ऑप्शन है तेरे पास? कह रहा ऑप्शन नहीं है। कह रहा फिर एक काम करता हूँ सर, मैं डैडी के साथ बैठता हूँ और इसकी पूरी इंटरलिंकिंग बना लेता हूँ। भाई अगर रेवेन्यू इन्फ्लेट कर रहा हूं तो खर्चे भी तो इन्फ्लेट करने पड़ेंगे ना, तो उसका इंपैक्ट जहां जा रहा है, मैंने कहा जो करना है कर ले। हाँ, अगर एक चीज बढ़ा रहा है तो तुमने सेल बढ़ा दी, रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं किया। तो तो डिपेंड करता है कि आप फ्रॉड, हम एज एन ऑडिटर भी फ्रॉड पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, वो सामने वाले ने उसको कितनी सही तरीके से किया है उसका स्किल सेट भी डिपेंड करता है। भाई हमारे पार्टनर ऐसे ऐसे थे, हम रिव्यू करवाने जाते थे, हमने कहा सर जी रिव्यू करो, एक राकेश दीवान जी है केपीएमजी में, बहुत सीनियर पार्टनर है। वो 2-4 क्लाइंट तो मैं हैरान होता था, भाई रिव्यू करते क्या हो, मतलब क्या पहले से सेटिंग कर रखी है तो मेरे को बता दो। भाई क्लाइंट्स अगर आपने फोन पे ही पूछ रखा है कि कहां फ्रॉड है तो मेरे को बता दो, मेरी यहाँ लेनी क्यों है आपने बैठा के। वो बैठते थे, एक्सेल शीट में फाइनेंशियल डालते थे, कुछ रेशियोज मारते थे और कहते थे ये एरिया खोल ले। मैंने कहा एरिया ही खोल रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को समझ। और वहां कहते थे चल ये दिखा वो दिखा, अच्छा इसमें ऐसे आ रहा है तो तूने इसको कैसे वेरीफाई किया, हमारी बोलती बंद। नहीं किया सब होता था, उतना इंटरलिंकिंग नहीं लगाई होती थी, मतलब उस लेवल की। कह रहे जाओ बंद करो सालो नलायको, हराम की सैलरी ले रहे हो, कुछ जाओ ऊपर से नीचे। उनके मतलब लोग, एक बार तो मेरे को किसी ने कहा, शिकागो में थे हम कहीं ऊपर, मैंने पहले ही बताया था, बोले कूद जा तू यहाँ से। याद है तुम लोगों को? मेरे को कह रहा, कूद जा तू यहाँ से। मैंने कहा नलायको, कोई सगा नहीं है इस फील्ड में। तो बेसिकली आपका सामने वाले का दिमाग और आपका दिमाग दोनों से ही डिपेंड करता है कि आप उसकी चोरी पकड़ पाओगे या नहीं। अभी बता रहे हैं आप मैनिपुलेशन कैसे कैसे करते हो, जनरली कैसे कमिट किया जाता है। नंबर 1, टू अवॉइड इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स, डिक्लेयरिंग डिविडेंड, विद होल्ड डिविडेंड, रिसीव टू हायर रेम्युनरेशन। आप और भी पॉइंट्स डाल सकते हो। कैसे करते हो भैया ये फ्रॉड? भैया आप फाइनेंशियल के जितने कैप्शन दिमाग में आ रहे हैं ना, उनको बढ़ाकर या घटाकर, हाँ या ना? भाई प्रॉफिट कम करना है, रिवेन्यू कम कर दो, प्रॉफिट बढ़ाना है, खर्चे कम कर दो। तो आपने कैप्शन पकड़ना है, प्लस माइनस करना है, जैसी रिक्वायरमेंट है बता दो। आजकल इंडिया में पता है क्या होता है, ये बड़ा अच्छा है इंडिया का सिस्टम। इंडिया में क्या होता है, हम प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। मतलब ये सबसे बेस्ट आइटम है मेरे को जो लगती है। आप प्रॉफिट डिसाइड करते हो, जैसे आपका बेटा बिजनेस चल रहा है, आप बोलते हो 80 लाख, ऐसे नहीं, थोड़ा दिमाग से बोलना पड़ता है वो भी, लेकिन मैं थोड़ा मजे के मूड में हूं। आप कहते हो 90 लाख, क्या 90 लाख प्रॉफिट, एक्चुअल तो 3 करोड़ है। अब मुझे नहीं पता, वो अब आपका काम है। मतलब सीए बैठ के रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा है कि 90 लाख का प्रॉफिट चाहिए, इसका रिवेन्यू कितना रखना है और इसके एक्सपेंसेस, वो फिर पूरी वर्किंग बना के देता है। सर ये वर्किंग है, एग्जैक्ट ये आ रहा है, डिफरेंस ये निकाल दिया। अब भाई काम तो मालिक को ही करना पड़ेगा ना, वो उसको वर्किंग बना के देता है, फिर वो 1-2 महीने में वो सारी वर्किंग फाइनेंशियल में करवाता है। ये हमारा इंडिया है। आप मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे? आप अपने टैक्स के टीचर से, हाँ आपने किया है, देखा, आपने भी किया है, ये लोग कर रहे हैं ऐसा। तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट पहले डिसाइड किया जाता है, बाकी वर्किंग बाद में होती है। ठीक है, ऐसा भी होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आपको अजीब लगता होगा ना ये सुन के कि सर मैं तो मर जाऊंगा ये नहीं करूंगा, पैसा आएगा ना सब खेल जाओगे आप। कोई ऐसा है जो बोले मैं फ्रॉड नहीं करूंगा? कोई लाइव में भी ऐसा है क्या? बेटा जब राडो की घड़ी आएगी ना डब्बे में पैक होके, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस क्लाइंट को एक डिस्कशन है या कोई एक सैंपल है वो आपको चेक नहीं करना, आपने ओके बोलना है, आप फटाफट से पहन लोगे और फोटो खींच के भेजो, मम्मी कैसी लग रही है। अरे साले तूने 3 लाख की घड़ी के चक्कर में कितना मोटा करोड़ों का नुकसान करवा दिया। आती हुई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? ठुकरा देना है ऐसे केस में कि जाओ। लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉडलेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट किया जाता है ना, वो मैनेजमेंट बहुत आराम से कर सकती है। और कैसे भैया? वो कंट्रोल कौन बनाता है, किसको फॉलो करना चाहिए? सबको। वो कहते मैं नहीं कर रही, कह सकते हैं ना, माई रूल्स माई लाइफ माई रूल्स। वो कहते किसकी कंपनी, कंट्रोल किसने बनाए, मैं नहीं फॉलो कर रहा। अब एक अकाउंटेंट है, इधर आ बेटा,
अब एक अकाउंटेंट है 10,000 की सैलरी वाला, ये अकाउंटेंट है भाई, इसने फ्रॉड करना है, तो ये क्या करेगा, पेपर बनाएगा, सीएफओ के साइन देखेगा, जाली मारेगा, फिर फाइनेंस मैनेजर के साइन देखेगा, जाली मारेगा, किसी तरह से मान लो 500,000 का फ्रॉड करना है, इसने अपनी 4 रातें लगा दी उस 500 रुपए के फ्रॉड पे। अब एक सीएफओ है, वो अपनी बीवी को कहीं घुमाने लेके गया, 50,000 का बिल आया, पर्सनल बिल, या अकाउंटेंट है, इसको एंट्री बुक करनी है, साइन उसी के हैं, वो आया, इसके सर पे हाथ मारेगा, चल बेटा बुक कर दे ये कहेगा जी साहब अभी करता हूं, आया ना, ना बेटा कर देगा, बेटा खेल जाएगा, मान मेरी बात, वो तेरे को कहेगा उठ के बाहर चल यहां से, तू कहेगा कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक क्या 10 बिल बुक करूंगा सर, और कुछ भी चोरी करनी है तो बताओ। बेसिकली अकाउंटेंट उनके सामने, भाई वो कौन है, वो 10,000 का आदमी, तुमने 10,000 बस 1 तारीख को दे देना, मेरा काम हो गया, तुमने कुछ भी करवाना, बताओ क्या लिखना है इसमें, मैं लिख दूंगा, बैठो बेटा, समझ आया कंसेप्ट। तो मैनेजमेंट क्या करती है, जो कंट्रोल बनाती है ना, उनको क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है, क्या कर देती है, क्योंकि उसका पावर है। तो एक कंसेप्ट आपका आता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग। लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन होता, क्योंकि भाई उसने सारे पेपर बना दिए, सारे साइन कर दिए, वो बिजनेस खर्चा नहीं है, वो कैसा है, आपको ऐसा लग रहा है सब सही है, क्योंकि फ्रॉड किसने किया है, मैनेजमेंट ने। तो उसके अंदर क्या क्या आता है भैया, आपने फिक्टिटियस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, आपने क्या किया, फिक्टिटियस जनरल एंट्री बुक करवा दी, आपने अजम्पशंस गलत लगा दी, प्रॉफिट कम करना था बढ़ाना था, आपने प्रोविजंस गलत कर दिए। प्रोविजन को कोई चैलेंज कर सकता है क्या, एक हद तक कर सकते हो, ज्यादा नहीं। आपने रिकॉग्निशन, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है रियल लाइफ में फ्रॉड करने का, सुनो, हमारी एक कंपनी है, नाम नहीं ले रहा सॉरी, मतलब हम यूएस के लिए कुछ काम करते हैं, ठीक है, मेरी फैमिली में कोई एक यूएस के लिए कुछ काम करता है, वो बढ़िया है भाई साहब, उसका हिसाब हमारे एक, अच्छा मैं अभी यहाँ पे ना डिस्कस नहीं कर रहा, उस फैमिली का एक बंदा इस क्लास में भी है जो बिजनेस कर रहा है, उसमें हम कैसे फ्रॉड करते हैं, यूएस से पैसा आता है, मान लो 4 करोड़ रुपए, हमें पता है बेस पे टैक्स लगेगा 30%, अब प्रॉफिट कम दिखाना है, अब आप प्रॉफिट कम दिखाने के दो ही चीजें होती हैं, एक खर्चे बढ़ा दो, दूसरा रिवेन्यू। अब यूएस का रिवेन्यू है वो तो कम हो नहीं पाएगा, खर्चे हमने ऑलरेडी बढ़ा के दिखा रखे हैं, लेकिन हमारी बहना को अभी भी टैक्स नहीं देना, वो कहते सरकार को क्यों दे, तो हमने कहा इस रिवेन्यू का क्या करें, फिर वो कहती है काम करो इस रिवेन्यू को ना लो ही मत, हमने कहा तो लेना पड़ेगा, फोरेक्स का मामला है, कह रही काम करो इसको ना डिले कर दो, मैंने कहा कैसे, एडवांस दिखा दो, हमने कहा सामने वाला बोलेगा, सामने वाले से मैं बोल दूंगी, हमने रिवेन्यू ही इस साल का क्या कर दिया, भाई ये आम आदमी नहीं कर सकता था, वो कंपनी की मालिक है, उसी ने डिसाइड किया, कर सकते हैं क्या फ्रॉड, मैंने कहा मेरा भी कर दो, मेरे का मन कहता है साले मारूंगा तेरे, तेरे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे का पैसा आ चुका है, सर्विस जा चुकी है, तू फंस गया तो लंबा अंदर जाएगा, कोई छुड़वाने भी नहीं आएगा तेरे को बच्चे भी कहेंगे अच्छा है गया वहीं से मैराथन ले रहेंगे पापा को नहीं पता चलना चाहिए कुछ भी हो जाए पापा को नहीं पता। तो भैया आप रिकॉग्निशन को, बेटा ये सारे पॉइंट ना पेपर में याद आएंगे, आप रिकॉग्निशन को डिले, कुछ भी हो जाए पापा को नहीं पता चलना चाहिए। कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट, आप कुछ फैक्ट्स को नहीं डिस्क्लोज करते हो जो आपको करने हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न पे कोई इंपैक्ट है आपका, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जो आप एस4 में पढ़कर आते हो, आप नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, जैसे कि अडानी की सारी ट्रांजेक्शन या किसी भी आप बड़ी कंपनी की ट्रांजेक्शन देखोगे, जनरली ये सीधी ट्रांजेक्शन नहीं करती, ये अपना जाते हैं टैक्स हेवन के अंदर, 10 कंपनियां बनाते हैं, फिर कोई रिलेटेड पार्टी कंसर्न बनाते हैं, वो माल खरीद रहा है, वो पैसे दे रहा है, इधर माल आ रहा है, तो आप एंट्री ही देखते रह जाओगे। आपने वोडाफोन आइडिया का केस कभी स्टडी किया हो तो उसमें मॉरिशस भी ले लिया, सिंगापुर भी ले लिया, पूरा चार्ट बन जाता है उसमें कंट्रीज का, घूमते रहो साला किसने किसको शेयर बेचा। इंडिया में भी क्या केस था आपको पता है, वो इंडिया में कैपिटल गेन लगे ना लगे, वो कहता है नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इंडिया में कुछ बिका ही नहीं, सालो कंपनी बिक गई, तुम कह रहे हो कुछ बिका नहीं समझ आ रहे हो, हच वोडाफोन हो गया और तुम कह रहे हो कुछ बिका नहीं। अगर आप कभी हच वोडाफोन केस स्टडी करोगे तो सिर्फ फॉरेन में ही शेयर बिक गए, फॉरेन कंपनी के बिक गए, इंडियन कंपनी का नाम बदल गया, वो कह रहे इंडिया में टैक्स, कह रहे इंडिया में तो कुछ हुआ ही नहीं इंडिया के तो जो शेयर होल्डर थे वही थे। उन्होंने क्या गेम खेला,
हच की होल्डिंग कंपनी फॉरेन में थी, उसको दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, कह रहे इंडिया का तुमने कुछ चेंज नहीं किया। बाद में हालांकि आ गया था रिवर्स कि भैया टैक्स लगेगा, नहीं लगा था पास, हाँ बाद में आया था, ये दोबारा आया था, इसी पे ही केस चल रहा था और वो जीत गए थे, लेकिन अब लो बदल जाएंगे। तो मतलब आप देख रहे हो, आप ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो कि एक ऑडिटर भी कहेगा ना समझ आ रहा, सब सही है भाई निकालो, आया ना, आया ना, आपको भी लगेगा सब सही है भाई। कभी कभी ऐसी ट्रांजेक्शन लगती है, मेरा एक बार एक प्लेसमेंट आ गया मेरे पास रिवेन्यू रिकॉग्निशन का भाई, किसी कंपनी का, प्रभात ही आया था, बोला रिव्यू कर दे। जनरली वॉक थ्रू 100-200 पेज का होता है, उसको ठीक है भाई हम 2-3 दिन में रीड करके एक आध दिन में निपटा देते हैं। वो मेरा प्लेसमेंट लिया 1100 पेज का, और उसने बना दिया था वो। मेरे कह रहा है कपिल मैंने तेरे को रिव्यूअर बुक किया है, मैंने कहा अच्छा भेज दे। जनरली हमें ना अच्छा फील करते हैं कि भाई मेरा ही स्टाफ है, मेरा ही जूनियर है, तो ठीक है काम भी कम देखेंगे और घंटे भी ज्यादा, हमारा सारा गेम घंटों का होता है। हमने कहा चलो 6 के 8 घंटे भी चार्ज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने 1100 पेज का पीडीएफ भेज दिया, मैंने कहा साले ये क्या है, कह रहा भाई देख ले, और मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैंने बना दिया। मैंने कहा साले तू तो मरेगा मरेगा, मैं भी मरूंगा तेरे। उसका 1100, मैंने कहा ठीक है 20 दिन लगाऊंगा मैं इसे। मैंने जनरली हम 3 दिन लगाते हैं, मैंने उससे घंटे डिमांड किए। मैंने कहा देख घंटे दे इस पे कितने, बोला कितने लेगा, मैंने कहा 8 घंटे तो नॉर्मल प्लेसमेंट के लेता हूँ। ये कितने गया पेज का है, 1100, 11 गुना बढ़ा है, लेकिन तू इसको 22 कर दे क्योंकि एक ही कंपनी का है। बोला तू कितना टाइम लगाया, मैंने तूने बनाने में कितना लगाया, 10। मैंने कहा रिव्यू में भी 10 लगेंगे। 10-12 दिन रिव्यू में लगाए, फिर उसको चेंजेस दिए, फिर उसने 10-12 दिन में चेंजेस किए, फिर मैंने 10-12 दिन में रिव्यू किया। हमने महीना एक प्लेसमेंट समझते हैं जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, ऐसे प्लेस हमने 1 महीना लगाया प्लेसमेंट पे। मेरे पास यूएस के पार्टनर का कॉल आ रहा है, कह रहा है वो कपिल आपका प्लेसमेंट फाइनल नहीं हुआ। मैंने कहा भेज दो समझ लोगे। मैंने उसको भेज दिया, वो कह रहा है नहीं नहीं आप एक काम करो यूएस आ जाओ समझाने के लिए। प्रभात यूएस जा रहा है। वो 7 दिन के लिए यूएस जा रहा है, प्लेसमेंट समझा के आ रहा है कि देखो कंपनी इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन थी, एमसीडी का कुछ चक्कर था यूएस का। भाई मैंने रिव्यू ही नहीं किया वो। मैं हाई रिस्क पे खेल रहा था कि प्रभात बना रहा है तो सही होगा। और मैंने 20 दिन लगा दिए, लेकिन उस पे कहां लगाए, टाइम शीट में, तो मतलब सैलरी सेट थी। या फिर आप क्या करते हो भाई, मैनेजमेंट क्या कर लेती है भैया, रिकॉर्ड बदल लेती है। तो बेटा मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल के पॉइंट याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं। प्रभात भी सही था, चला भी गया 7 दिन के लिए, 15 दिन रह के आया था। बस इसमें इतना ही। बाकी इसके अंदर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जो मैं यहां नहीं कवर कर रहा उसके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप बच्चों के पास मेरी किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आईसीआई स्टडी मटेरियल लेना। आपने बना रखा था ना इसका चार्ट, देना, मैं ग्रुप पे शेयर, मैं टेलीग्राम पे इसके नोट शेयर करूंगा, आप वो रेफर करना। अदरवाइज जो बनाना चाहे वो क्या करेगा, इसमें 3, एक ये वाला क्वेश्चन भी सेल्फ रीड कर लेना, ठीक है, सरकमस्टांसेस वाला। अगर आपने ऊपर कर लिया तो सेम ही पॉइंट है, इसके अंदर बेसिकली सिर्फ एग्जांपल्स हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, इसी के बारे में डिस्कशन करना था। ये जो सरकमस्टांसेस वाला क्वेश्चन है, इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। बता देता हूं पेपर में भी कैसे आएगा। जैसे इसने कहा पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एक ऑडिटर को कब कब ऐसा लग सकता है कि फ्रॉड है, पॉसिबिलिटी। तो आप क्या बोलोगे, सर मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूं नहीं दे रहा, कंफ्लिक्टिव एविडेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इन्होंने कैटेगरी बना दी कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ना मिले, मिसिंग एविडेंसेस हैं, तो आपको लग सकता है कि फ्रॉड है। आपका और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे इंक्वायरी कर रही है, वो कह रहे नहीं करने देंगे। आपने कहा मुझे एविडेंसेस चाहिए, वो कहेंगे नहीं देंगे या डिले देंगे, तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का वो वायलेशन कर रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, व्हाट इज इंक्वायरी एंड व्हाट इज इंस्पेक्शन इज डिफरेंट। तो इन्होंने 5 कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो हर कैटेगरी में उसने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए।
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, गिव अस 3 और 4 एग्जांपल्स। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड चैप्टर को जब आप स्टार्ट करोगे तो एक समरी बना लेना। फ्रॉड 3 वजह से होता है, एक प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड एटीट्यूड, और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तीनों के 3-3 एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। और बाद में ये यहां से 3-3 एग्जाम्पल और डाल लेना। बेसिकली पूरे एग्जाम्पल्स लिखने के लिए बोल रहा हूं। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको फ्रॉड के चैप्टर में काम नहीं आएंगे, अगर आप कोई दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन लिख रहे हो वहां पे भी आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं कुछ, तो आप यहां से पिक करके लेके जा सकते हो। और कुछ भी कहो यार, पेपर में ना एग्जाम्पल्स ज्यादा याद आते नहीं है। अगर आप बोलो सर जनरली तो है, आप 10 लिखवा लो, आप 10 लिख दोगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर में अगर उसने पूछ लिया आपसे कि एग्जाम्पल दो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप के, और आप एग्जाम्पल दे रहे हो मिसिंग एविडेंस के, आप एग्जाम्पल तो दे रहे हो, क्या एग्जाम्पल जो मैं मांग रहा हूं आप वो दे पा रहे हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने बस ये एग्जाम्पल्स की एक समरी बना लेनी है, बस एक बार रीड कर लेना है। पेपर में अगर लिखने की जरूरत आए तो लिख देना, अदरवाइज आपने 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे आपको। मेरे पास हालांकि एक स्टूडेंट के नोट्स है हमारे पास, वो सारे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी, बोली सर मेरे को नोट्स नहीं मिल रहे। बेटा आप यहीं से कोई आया था ना, बड़ी ही कंफ्यूज थी। हाँ, शायद आपको पता नहीं है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है मेरे। एक मेन टेलीग्राम चैनल है, ये सारे अभी किए हैं अलग मैंने, जिसपे अप्रोक्सीमेटली 40-45 हजार स्टूडेंट हैं। एक सीए इंटर ऑडिट नोट्स का टेलीग्राम चैनल है जो अभी बनाया है, जिसपे शायद अभी 10,000 के आसपास रिसेंट में यूजर्स हैं। उस पे सिर्फ नोट्स हैं, उस पे ना ही कोई फालतू की बात आती, क्योंकि देखो मेन टेलीग्राम पे तो भाई हम सारे अपडेट्स भी देते हैं, हमारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक मेस है। आप बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो एक टाइम वेस्टेज। आप मेरी क्लास ले चुके हो, अब आपको जानना ही नहीं सर का कौन सा बैच आना है, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है सीए इंटर ऑडिट नोट्स, उस पर सिर्फ नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और जो नए नोट्स आते हैं वो, तो आपको एक जगह पे सारे मिल जाएंगे, उसमें कोई दूसरा मैसेज नहीं है। एक इंटर ऑडिट वीडियोस वो मैंने इसलिए बनाया है, एग्जाम के टाइम आता है ना जब पास, तो हाथ पांव फूल जाते हैं, क्या देखना है क्या छोड़ना है। तो मैं एक मैसेज बना के डाल देता हूं वहां पे, दीज आर दी बिलो रेलेवेंट वीडियोस। वहां पे एक पूरा मैसेज आ जाएगा, उसमें लिंक्स आ जाएगा, जो आपको सही लगे वो देख लेना, बाकी सब छोड़ देना। एग्जाम के टाइम पे जो रेलेवेंट वीडियोस आती है वो उस ग्रुप पे मिलेंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल के लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, कमेंट में भी होते हैं। मुझे लगता है टेलीग्राम पे शायद सर्च करोगे तो आ भी जाएगा, सीए कपिल गोयल से सर्च करने पे आता है, हाँ तो आ भी जाएगा। तो ये चैप्टर हो गया हमारा इसी के साथ खत्म। इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन आस्क। एक बार बुक को जरा फ्लिप कर लो, पेज नंबर 1 से आखिरी पेज तक। कुछ पेज नंबर 1 पे बहुत ही बेसिक बात लिखी है, वो मैंने आपको नहीं करवाई है। एक बार फ्लिप कर लो, टेक 2 मिनट।